ओके जी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे थीरीज ऑफ थॉर्नडाइक और थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक और लॉज ऑफ थॉर्नडाइक, जो थॉर्नडाइक ने लॉज दिए थे, जिसको हम लॉज ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है। कल क्लास डिस्कनेक्ट हो गई बीच में, पीसी में चार्जिंग थोड़ा कम था। इसी को हम इंशाल्लाह आज अगर ये कंप्लीट होती है तो उसी स्टेजेस को हम कंप्लीट करेंगे। जो दो स्टेजेस रह गए थे, दो थे कि पांच थे, मेरे ख्याल में पांच रह गए थे, तीन हमने पढ़े थे। और इंशाल्लाह। 6 स्टेजेस। जी जी, तीन चार हम स्टेजेस रह गए थे, चार। तीन हमने कवर किए थे मेरे ख्याल में, और पांच रह गए थे। जी जी, उसको देख लेंगे, सच वो रिकॉर्डिंग है मेरे साथ। ठीक है। अच्छा जी। थॉर्नडाइक जो है, स्पेसिफिकली इसकी जो थ्योरी है, इसकी थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म एंड थ्योरी ऑफ एसोसिएशन एंड थ्योरी ऑफ एस आर थ्योरी। ठीक है। इन तीनों नामों से इसकी जो थ्योरी है उसको हम जान सकते हैं। ठीक है। या इसको हम थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर भी कह सकते हैं। थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, थ्योरी ऑफ एसोसिएशन एंड थ्योरी ऑफ एस आर भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है, इन्होंने इसकी एसोसिएशन जो है वो देखी थी, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की। और उसी एसोसिएशन बेस पे बाद में जो क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपेरेंट कंडीशनिंग, जो कि आइवन पॉलप है और इस तरह की बीएफ स्किनर है, उन्होंने भी इसी पे ही काम किया है। और जो बेस है स्पेसिफिकली वो थॉर्नडाइक के लास्ट थे, जो उन्होंने उसी पे ही काम किया। इंशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम कोशिश करेंगे कि वो जो क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपेरेंट कंडीशनिंग और उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है उसमें मैं एक लेक्चर आप लोगों के साथ ले लूँ। ठीक है। अच्छा। तो थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक जो है, अगर हम थॉर्नडाइक को देखें, एडवर्ड थॉर्नडाइक की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1898, is famous in psychology for his working on learning theory that lead to the development of operant conditioning within behaviorism। ठीक है। इसकी जो थ्योरी थी, इसका जो लॉस थे, बाद में स्किनर ने वो अडॉप्ट किए। और ओपेरेंट कंडीशनिंग देखो, ओपेरेंट कंडीशनिंग जो कि स्किनर से रिलेटेड है, बाद में जो आया है बिल्कुल मॉडर्न जो है ओपेरेंट कंडीशनिंग है, और इसके बीच में जो है क्लासिकल कंडीशनिंग है। ठीक है। तो जो ओपेरेंट कंडीशनिंग है, इसको हम आर टाइप ऑफ कंडीशनिंग भी कहते हैं। और जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसको हम एस टाइप ऑफ कंडीशनिंग भी कहते हैं। उसको हम इंशाल्लाह आगे जाके डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो जो एडवर्ड थॉर्नडाइक की, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो है, इसका पूरा नाम है, इन्होंने जो थ्योरी दी थी तो वो बेसिकली ओपेरेंट कंडीशनिंग की बेस बनी थी। वो जो स्कूल ऑफ थॉट है, स्पेसिफिकली वो इसी ही बेस पे बना है, विद इन बिहेवियरिज्म, चूंकि उसका ताल्लुक बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट से है। ठीक है। अच्छा, पूछा गया था क्वेश्चन के तीन बिहेवियरिस्ट के नाम जो है वो ले लो। ठीक है। तो तीन बिहेवियरिस्ट जो है, स्पेसिफिकली वाटसन है हमारे पास, स्किनर है, आइवन पॉलप है। ठीक है। और इसी तरह थॉर्नडाइक भी हो गया। तो ये हमारे पास चार हो गए, और भी हो सकते हैं ज्यादा। ठीक है। वाटसन है हमारे साथ। ठीक है। तो इंडीड स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बिल्ट ऑन द आइडियाज एडवर्ड एडवर्ड थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक स्टडीड लर्निंग इन एनिमल्स, यूजुअली कैट्स। अच्छा, बेसिकली थॉर्नडाइक ने दो एक्सपेरिमेंट किए थे, एक कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था और एक फिश पे, मछली पे। किस तरह? कैट को इस तरह किया इन्होंने कि एक भूखी बिल्ली को इन्होंने केज में बंद किया, पिंजरे में बंद किया, और एक लेवर सा, यहाँ पर ये जो लेवर आपको दिख रहा है, ये देखो डायग्राम में, एक लेवर सा यहाँ पर लगा दिया। जब बिल्ली इसको हिट करती थी इस लेवर को, तो ये जो दरवाजा था ये ऑटोमेटिकली खुल जाता था। ठीक है। तो अभी बिल्ली भूखी है, बाहर खुराक है। ठीक है। तो अभी खुराक हासिल करने की वो कोशिश कर रहा है, स्केप करने की कोशिश कर रही है बिल्ली। तो अभी स्केप करने के लिए उनको ये लेवर दबाना है, उनको इसको हिट करना है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि ये जो लेवर है ये गलती से, उसके पाँव गलती से उस पर लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली दरवाजा खुल जाता है, वो फूड को खाता है, स्केप हो जाते हैं। फिर अगेन थॉर्नडाइक उसको पकड़ के फिर केज में बंद कर देती है। ठीक है। जब बंद कर देती है, वो टाइम नोट करता रहता है। जब अगेन वो टाइम नोट करता है बाहर आने की, स्केप होने की, तो वो टाइम थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जो बिल्ली बिल्ली भागी थी, तो मतलब 1 घंटे में उन्होंने मेहनत की थी, और वो जो लेवर थे उसकी वजह से ये दरवाजा खुला था। सेकंड, उन्होंने 40 मिनट, 30 मिनट। एक टाइम इस तरह आया कि जब वो बिल्ली को अंदर डालता था, तो बिल्ली ऑटोमेटिकली चीज को दबा के, लेवर को दबा के वो बाहर आ जाती थी।
खुराक को खाती थी, ठीक है। तो एडवर्ड थोंडाइक ने ये कहा कि ये जो बिल्ली ट्रायल कर रही है, एरर कर रही है, ट्रायल भी कर रही है और एरर भी कर रही है साथ साथ में, लेकिन एक ऐसा स्टेज पहुंचा कि उसी स्टेज में अभी बिल्ली को और ट्रायल की जरूरत नहीं है और एरर की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसी थ्योरी को ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं। और इसी एरर को जब हम अवॉइड करते हैं, दिन हमारे जो बिहेवियर होते हैं वो बिल्कुल ही रिफाइन हो जाते हैं, वो बिल्कुल ही मतलब जिसको हम कहते हैं फॉलिश हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर इन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट जो किया था वो फिश पे किया था। इस तरह किया कि एक टब में दो खाने इन्होंने बनाए, ठीक है। और उनमें दरमियान में जो रास्ता था, जो दीवार था, उसमें छोटा सा एक सुराख इन्होंने बना लिया। ऐसा सुराख था कि जिससे सिर्फ मछली गुजरती थी। तो अभी मछली ट्राई कर रही है दूसरे जो साइड है वहां पर जाने के लिए, क्योंकि वहां पर फूड था, इस तरफ पे फूड नहीं था, ठीक है। तो अभी बिल्ली जो है, या जो सॉरी फिश जो थी, वो वहां पर वो लाइट सेंसिटिव थी। इस फिशेस में एक ऐसी स्पीशी है कि वो लाइट सेंसिटिव है, जब वो लाइट की तरफ आती है तो वो भागने लगती है, ठीक है। तो तोंडाइक ने इस तरह किया कि एक जो ठप थी, तो वहां पर उन्होंने लाइट सोर्स जो है वो लगा लिया। तो जब वो लाइट ऑन होती थी तो वो जो मछली थी वो उसी साइड से दूसरी साइड की तरफ भागने की कोशिश करती थी। तो वहां पर एक ही सुराख था और वो कोशिश करती रहती थी, वो जो फिश थी, कि वहां से वो उसको पार करे, उसको क्रॉस करे, ठीक है। फर्स्ट उसकी जो टाइमिंग थी वो नोट की गई, टाइमिंग ज्यादा थी। फिर अगेन एंड अगेन जब वो ट्रायल करती थी, तो अगेन एंड अगेन वो जो फिश थी उन्होंने ये तरीका सीखा कि बिल्कुल ही मिनटों में और सेकंडों में वो जो सुराख थी, एक टप से दूसरे टप और इसी दूसरे से पहले की तरफ वो ट्रेवल करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर इवन थोंडाइक ने कुछ लॉज दिए, एडवर्ड एल थोंडाइक ने, कि जब हम एक बिहेवियर सीखते हैं या किसी चीज को जब हम सीखने की कोशिश करते हैं, तो रास्ता बहुत ही कठिन हो या चैलेंजेस हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें जो है एरर भी हमारे से होंगे, हमें जो है हमें ट्रायल करने चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। और यही जो ट्रायल और कोशिश होगी, इंशाल्लाह हमें अपनी डेस्टिनेशन की तरफ ले जाएगी, ठीक है। तो और इसी बेस पे इन्होंने कुछ लॉज भी दिए हैं जो कि हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो स्पेसिफिक थीरी है, थीरी यही थीरी है कि ट्रायल एंड एरर होगा, एरर होगी और फिर ट्रायल होगा, फिर ट्रायल, फिर एरर होगी, और अगेन में जो सक्सेस है वो आएगा। दिस इज द एडवर्ड थोर्नडाइक जो थीरी है, दिस इज स्पेसिफिकली थीरी। एडवर्ड थोर्नडाइक जो है स्टडी लर्निंग एंड एनिमल, अच्छा, इन्होंने एनिमल को बहुत ही ज्यादा स्टडी किया है। दैट्स वाई जो हमारे पास ह्यूमनिज्म, सॉरी, जो हमारे पास हाँ ह्यूमनिस्ट जो थे, ह्यूमनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है, कार्ल रॉजर और अब्राहम मेज्लो, उन्होंने क्रिटिसाइज भी एडवर्ड थोंडाइक को इसी ही रीजन पे, और बिहेवियरिस्ट को इसी ही रीजन पे क्या है कि आप लोगों ने जितनी भी स्टडीज की है, तो आप लोगों ने, किसी ने डॉग पे एक्सपेरिमेंट की है, तो किसी ने कैट पे, और किसी ने जो है फिश पे एक्सपेरिमेंट की है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एनिमल और इंसानों के बिहेवियर में डिफरेंस है। दैट्स वाई उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है ये बहुत ही बड़ा क्रिटिसिज्म है इसी ही बिहेवियरिस्ट के ऊपर, कि बिहेवियरिस्ट जितनी भी स्टडी करते हैं वो एनिमल पे करते हैं, और एनिमल और इंसान के नेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो दैट्स वाई इन्होंने ये कहा। अच्छा, थियरी ऑफ थोर्नडाइक अगर हम देखें, द लर्निंग थियरी ऑफ थोर्नडाइक रिप्रेजेंट द ओरिजिनल एसआर फ्रेमवर्क ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी, ठीक है। ये देखो, बिहेवियरल साइकोलॉजी को ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसकी जो थ्योरी है वो एस आर फ्रेमवर्क, एस का मतलब है स्टिमुलस, आर का मतलब है रिस्पॉन्स। क्या होता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, कनेक्ट होते हैं। इसी थ्योरी के अंदर क्या होता है, कनेक्ट होते हैं। जब हम क्लासिकल में जाएंगे, तो क्लासिकल में जो स्टिमुलस है वो पहले आता है और रिस्पॉन्स बाद में आता है। जब हम ऑपरेंड में देखेंगे, तो ऑपरेंड में रिस्पॉन्स पहले आता है और स्टिमुलस जो है वो बाद में आता है। ये तीनों चीजें जब हम कनेक्ट करेंगे, तो इनशाला जहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग के लिए कोई भी कंफ्यूजन फिर नहीं होगा। जस्ट एस आर आर एस और इसको समझना है। एस आर का मतलब यहाँ पर ये है, इसकी थीरी को इसीलिए कनेक्शनिज्म और कनेक्टिविज्म और जो है एरर एंड ट्रायल एरर थ्योरी कहती है कि कनेक्शनिज्म में क्या होता है, एस और आर को इन्होंने बांध दिया है, जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, ठीक है। अच्छा, लर्निंग एज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशंस फॉर्मिंग, ये देखो एसोसिएशन है, फॉर्मिंग बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज। अच्छा, स्टिमुलाई क्या है, स्टिमुलस और स्टिमुलाई इज समथिंग एनी डिटेक्टेबल चेंज इन द सराउंडिंग ऑफ अ बॉडी,
एनी डिटेक्टेबल चेंज इन द सराउंडिंग ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की सराउंडिंग में जो भी चेंज आ रही हो, दिस इज समथिंग स्टिमुलाई। फॉर एग्जांपल किसी की स्किन को टच करना, दिस इज स्टिमुलाई। फॉर एग्जांपल एक जो क्या कहते हैं मच्छर आके इंसान को काटता है, दिस इज समथिंग स्टिमुलाई। ठीक है, या इंजेक्शन लगती है, दिस इज समथिंग स्टिमुलाई। थप्पड़ किसी को रसीद होते हैं, समथिंग स्टिमुलाई। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये हमारी स्टिमुलाई है। भूख का लगना, समथिंग स्टिमुलाई। ठीक है, तो ये स्टिमुलाई जो है, एनी डिटेक्टेबल चेंज इन द सराउंडिंग ऑफ अ बॉडी, इससे हमारा रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। और इन्होंने दोनों को कनेक्ट किया, एसोसिएट किया। सच एसोसिएशंस आर हैबिट्स बिकम स्ट्रेंथन और वीकन बाय द नेचर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसआर पियरिंग। यहाँ पर देखो, ये स्ट्रेंथिंग और वीकन की जो ये बात कर रहा है, बाद में जो आइवन पॉलिप है और बाद में जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, उन्होंने इसको एनफोर्समेंट का नाम दिया। यहाँ पर एनफोर्समेंट का वर्ड यूज नहीं हुआ। ठीक है, जब इंशाल्लाह हम एनफोर्समेंट पढ़ेंगे, एनफोर्समेंट में हम क्या करते हैं, बिहेवियर को स्ट्रेंथन करते हैं। ये भी पूछा गया है इसी इंटरव्यू में, हेडमास्टर के इंटरव्यू में, कि व्हाट इज एनफोर्समेंट। तो एनफोर्समेंट जो है, इसमें हम किसी भी स्टिमुलस को या किसी भी बिहेवियर को हम क्या करते हैं, उसको हम स्ट्रेंथन करने, मजबूत करने की कोशिश करते हैं। एक में हम इस तरह करते हैं, एक को हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं, सेकंड को हम निगेटिव। पॉजिटिव ये होता है कि एक रिस्पॉन्स की वजह से दूसरा रिस्पॉन्स आप स्ट्रेंथन कर रहे हो, दिस इज समथिंग पॉजिटिव एनफोर्समेंट। निगेटिव एनफोर्समेंट ये है कि आप एक जो रिस्पॉन्स है या स्टिमुलस है, उसको रिमूव करके, एक बिहेवियर को रिमूव करके दूसरे को स्ट्रेंथन कर रहे हो। देखो, दोनों सिचुएशन में एनफोर्समेंट में स्ट्रेंथन ही होगी, आपने स्ट्रेंथन ही करना है चीजों को, लेकिन बिहेवियर को। लेकिन एक में आपने रिमूव करना है, दूसरे में आपने अटैच करना है। जब अटैच करते हो तो मीन के वो जो है वो स्ट्रेंथन होगा, जब रिमूव करोगे तब भी वो स्ट्रेंथन होगा। जिस तरह कल मैं आज मैं सोच रहा था, मेरी एक बच्ची है, मैं आप लोग को एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। उसको मैंने पहले इस तरह किया कि मैंने नर्सरी में उसको बिठाया, तो वो नहीं बैठती थी। मुझे कहती कि पापा आपने बैठना है या मेरे साथ बैठना है या क्लासरूम, क्योंकि डरती थी। ठीक है, तो फर्स्ट में उनके साथ बैठता था या क्लासरूम के सामने, बिल्कुल उसके सामने फ्रंट पे बैठता था, लेकिन बिल्कुल इसके नज़र के अंदर होता था, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन होता था। तो जब वो मुझे देखती थी, तो वो बिल्कुल ही कंफर्ट फील कर रही थी और रिलैक्स होती थी वहां पर। ठीक है, तो मैंने ये क्या क्या स्ट्रेंथन किया, पॉजिटिव एनफोर्समेंट किया। बाद में मैंने इस तरह किया कि जब मैं, वो थोड़ी आदी हो गई, तकरीबन एक महीना मैंने इनके साथ यही प्रोसेस जो है वो रिपीट किया। और बाद में जब वो अपनी क्लास में जाती थी, तो मैं वहां से स्लिप होके चुपके से, जो चूंकि दोनों स्कूल इंटर कनेक्टेड है, तो मैं अपने स्कूल में आता था और वहां पर टीचिंग शुरू करता था। तो वहां से अभी ये जो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके उसी बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर रहा हूँ कि वो क्लास में बैठे, लेकिन अभी मैं एक बिहेवियर रिमूव कर रहा हूँ जो मैं उसके साथ एसोसिएट हो गया था। ठीक है, तो एक नेगेटिव री है और एक पॉजिटिव री है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, दैट्स वाई ये चीज़ें मैंने आप लोग को ये मुनासिब समझा कि यहाँ ही एक्सप्लेन कर लो, बाद में ये चीज़ें अक्सर निकल जाती है या स्किप हो जाती है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेंथन है, ये फ्रीक्वेंसी और फियरिंग पे बहुत ही ज़्यादा जो है ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीन अगर शिद्दत उसका ज़्यादा हो, बार बार आ रहा हो, तो चीज़ें जल्दी याद रहती है। अगर बार बार नहीं आ रहा हो, तो फिर चीज़ें जल्दी याद नहीं रहती। ठीक है, अच्छा, इसको हम आगे देखते हैं। इसके जो लॉज है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ओके जी, 1 मिनट वेट में थोड़ा सा। ओके जी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक जो है, डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म, अच्छा, डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म attempts to learn solve a problem by trying alternative possibilities until a correct solution or desirable outcome is achieved। एक बंदा जो है वो कोशिश करता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे, या एक अल्टरनेटिव को, पॉसिबल सोल्यूशन को वो क्या करता है, हासिल करने की कोशिश करता है कि किसी तरह मैं एक सिचुएशन को हासिल करूं। ठीक है, यूजुअली इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड अ नंबर ऑफ एरर्स बिफोर करेक्ट बिहेवियर इज लर्न। तो अटेम्प्ट्स होंगे, एरर होंगे, अटेम्प्ट्स होंगे, एरर होंगे, या एरर होंगे फिर अटेम्प्ट्स होंगे, ये चीजें तो होगी। ट्राई ट्राई अगेन। ठीक है, बिफोर करेक्ट बिहेवियर इज लर्न। मोटिवेशन होगी यहाँ पर, किस लिए, टू अचीव अ गोल। मोटिवेशन मैंने आप लोग को कहा था, इट इज एन अर्ज, इट इज अ पुश which speed up an activity to achieve your desirable goal. It is a push, it is an urge which is used to speed up an activity for the purpose to achieve your goal.
तो ये मोटिवेशन है। एक्सप्लोरेशन मीन किसी चीज को एक्सप्लोर करना, ठीक है, किसी तरीके से आइदर रैंडम और पर्पसफुल, या उसकी पर्पस को देखते हुए या रेंडमली आप किसी भी चीज को उठाते हो और उसको एक्सप्लोर करते हो। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड जब किसी को मिलती है, अगर रिवॉर्ड जो है वो प्लीजेंट हो, अच्छी हो, ठीक है, तो फिर रिपीटिशन का दिल चाहता है बंदे का। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को अच्छी रिवॉर्ड मिल गई, एक स्टूडेंट है, उन्होंने क्लास में एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे दिया, आपने उसको मोटिवेट किया, आपने उसको मोटिवेशन के तौर पर कोई इनाम दिया, प्राइज दिया, या स्टूडेंट से कहे कि क्लेपिंग फॉर हिम फॉर हर, ठीक है। तो अभी वो जो मोटिवेशन आपने दे दी, तो वो रिवार्ड अच्छी थी, प्लीजेंट थी, वो बार बार कोशिश करेगा कि उस चीज़ को करे। या फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो नॉइजी है, डिस्टर्बेंस है क्लास के अंदर, आप जाके उसको एक थप्पड़ रसीद करते हो, ठीक है, तो क्या हुआ, वो जो रिवॉर्ड उनको मिल गया, तो इंशाल्लाह कल आप जाओगे तो बहुत ही तमीज से वहां पर बैठा रहेगा और कोई भी नॉइजी बिहेवियर वो शो नहीं करेगा। तो देयर समथिंग रिवॉर्ड, इसकी भी एक ला है, उसको आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। रिवॉर्ड जब अच्छा हो, ला आप इफेक्ट, वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, द करेक्ट रिस्पॉन्स इज रिवॉर्डेड which will lead to repeat performance of the correct response, strengthening the association between the behavior and its outcome. Once learned behavior will usually be performed quickly and with fewer errors, ठीक है। मतलब ये जब रिवॉर्ड आती है तो फिर ये जो एरर है ये कम होते जाएंगे, बार बार रिपीटेशन से ये चीजें फिर कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, ओके, ये देखो, ये नीचे जो है आप लोगों को दिख रहा है, ये भी एक ट्रायल एंड एरर की ये बिल्ली है, जो इन्होंने अपना इसको क्या कहते हैं, पजल बॉक्स, मेरे ख्याल में पजल पजल बॉक्स ही इसको कहते हैं, जो इन्होंने यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। और ये बिल्ली है, और नीचे भी ये जो है उसी तरह का सिचुएशन है, जो कि एक केज है और एक लेवर है, एक सिस्टम सा बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, ये थोंडाइक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, और इसी बेसिस पे वो कुछ लाज देता है, ठीक है। अच्छा, एट फर्स्ट द केयर टू एस्केप फ्रॉम द बॉक्स थ्रू ट्रायल एंड एरर, ठीक है, रैंडम वॉलंटरी मूवमेंट। Eventually, the cat accidentally pulled a string, escaped from the box so that it could reach its reinforcement, the fish. ठीक है, फिश को पहुंचती है, उसको खाता है। फिश यहाँ पर मुराद वो एक्सपेरिमेंट वाला फिश नहीं है, फिश यहाँ पर खुराक रखा गया है एज अ खुराक के तौर पर, ठीक है। When the cat was put back in the box, once again it went through a series of incorrect responses before pushing the lever. The cat became progressively quicker एट escaping and had fewer incorrect behavior। मेरे ख्याल में इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी जी। समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन, या यहाँ तक कोई अच्छा कोई वैलिड पॉइंट किसी के जहन में हो, दे कैन शेयर जी। जी सर, आगे जाइए तो आसान है ये, इतनी समझ आ गई। ओके जी, ओके ओके, थैंक यू। अच्छा जी, फीचर क्या है, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस है। जिस तरह मैं हेडमास्टर बनना चाहता हूँ, आप सब लोग, कोई हेडमास्टर, कोई एसडीओ, कोई एसडीओ बनना चाहता है या चाहती है, तो ग्रेजुअली आप लोगों ने बनना है, ठीक है। एक दिन में ना बनो कि सर क्लास ले रहा है, या जो है हमारे फारूक साहब क्लास ले रहा है, या कोई और जहीर साहब क्लास ले रहा है, मैंने जस्ट एक ही दिन में हेडमास्टर बनना है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ग्रेजुअल प्रोसेस है। फॉर लर्निंग टू अकर, द लर्निंग मस्ट बी डेफिनेटली मोटिवेटेड होना चाहिए। द लर्नर मेक्स रैंडम एंड वेरिएबल रिस्पॉन्सेज, सम रिस्पॉन्सेज लीड टू द गोल सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्सेज, सम रिस्पॉन्सेज डू नॉट लीड टू द गोल annoying रिस्पॉन्सेज। ऐसे रिस्पॉन्सेज होंगे जो आपको परेशान करेंगे, ऐसे रिस्पॉन्सेज होंगे जो आपको सेटिस्फाई और मोटिवेट करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, ना उम्मीद नहीं होना अल्लाह की रहमत से, ठीक है। With increasing the trial, the satisfying responses will strengthen. The time take to perform the task to repeat the satisfying response decrease with successive trial। ये तो ऐसे इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ बुक्स में लिखा गया है कि इनके जो लॉज है वो 11 है, लेकिन स्पेसिफिकली ये जो 3 लॉज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में भी, तो यही 3 ही पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 8 लॉज जो है वो, जो प्राइमरी लॉज 3 है, सबॉर्डिनेट और सेकेंडरी लॉज जो है वो 5 है। इसको एक्सप्लेन क्या हुआ है, नईमुल्लाह फारूकी साहब के बुक में 11 है, ठीक है, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन एज सच इतनी ज़्यादा उसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, थोंडाई क्या कहता है, द लॉ ऑफ रेडीनेस फर्स्ट,
एक बंदे को रेडी होना चाहिए फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली। एक बच्चा आता है स्कूल के अंदर, तो फर्स्ट आपने ये देखना है, टीचर ने ये देखना है कि आया ये रेडी है कि नहीं, ये सीखने की पोजीशन में है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो रास्ते में आते हुए उसकी कोई एक्सीडेंट हुआ है, या कोई ऐसा कोई मतलब साइकोलॉजिकली घर में कोई झगड़ा हुआ है, और वो स्कूल के अंदर तो फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन मेंटली वो प्रेजेंट नहीं है, तो फिर आपने स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना है फर्स्ट, उनको जानना है, उनसे क्वेश्चन करने हैं कि आया ये जो मैं कर रहा हूँ, आया ये जो स्टूडेंट्स है मेरे साथ है भी कि नहीं है। ठीक है। द लास्ट स्टेटेड दैट व्हेन अ कंडक्शन यूनिट इज रेडी टू कंडक्ट फॉर इट्स टू डू so is satisfying. When a conduction unit is not ready to conduct, for it to conduct is annoying. When a conduction unit is ready to conduct, not to conduct is also annoying. कंडक्ट करने का मतलब यही है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा रेडी है तो उसको आपने पढ़ाना है सिंपल सा। ठीक है। ये जो नीचे ये जो ग्रीन लिखा हुआ है इसको आप लोग पढ़ लो, तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। दिस emphasize the role of readiness or mental state to participate in the learning process. If the child is ready to learn, learning occur faster. If he not ready and learning is imposed, it become annoyed only. If he is ready and he denied that opportunity, it's also become annoying to him. ठीक है। मतलब ये कि अगर एक बंदा रेडी हो, ला ऑफ रेडीनेस का मतलब यही है, तो आपने पढ़ाना है तो वो सीखेगा। अगर बंदा रेडी हो, मतलब ये लॉज ऑफ लर्निंग है ना, अगर बंदा रेडी हो तो वो सीखेगा, अगर रेडी ना हो वो नहीं सीखेगा। दिस इज समथिंग। अच्छा, रेडी का मतलब है, क्वेश्चन में अगर पूछा इंटरव्यू में पूछा जाए कि लॉ ऑफ रेडीनेस एक्सप्लेन करो, लॉ ऑफ रेडीनेस मीन प्रिपेयर्डनेस एंड ईगरनेस टू लर्न। प्रिपेयर्डनेस एंड ईगरनेस टू लर्न, ये दोनों अल्फाज आप लोगों ने यूज करने हैं, तो ये सारी जो ये जो किस्सा है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्लासरूम की इम्प्लीकेशन क्या है इसी की। टीचर मस्ट वेट टिल लर्नर इज रेडी टू लर्न एंड गिव एक्सपीरियंसेस हेल्प टू एनहेंस रेडीनेस। ठीक है। टीचर को जो है मस्ट ये करना चाहिए कि स्टूडेंट जो है वो रेडी हो। अच्छा, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है इसको भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट असेसमेंट के चैप्टर में। एप्टीट्यूड टेस्ट इन वेरियस सब्जेक्ट में बी गिवन टू डिटरमाइन द थॉरोनेस ऑफ लर्नर। मतलब ये एप्टीट्यूड टेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं, फ्यूचर के जो रुझान है स्टूडेंट के, फ्यूचर के जो माइंड सेटअप है स्टूडेंट के फ्यूचर में ये क्या करना चाहता है या कहा जा सकता है, तो आपने उसी की मेंटेलिटी को पढ़ते हुए, उसी तरह की क्लास में बिठाते हुए, उसी तरह की एक्टिविटी शो करते हुए लर्नर को पढ़ाना है, तो देन ही आर शी विल बी रेडी। ठीक है। अच्छा, लैप एक्सरसाइज, अगर किसी चीज की जब आप रिपीटिशन करते हो, जिसको हम ड्रिल कहते हैं, इसको ड्रिल भी कहते हैं, जब किसी चीज की हम रिपीटिशन करते हैं बार बार तो हमें ज्यादा याद रहती है। ठीक है। एक्सरसाइज का मतलब ये है। फिर इसमें है लैप यूज, लैप डिस यूज। जो नॉलेज आपके यूज में है वो डीके नहीं होगा, जो नॉलेज आपके यूज में नहीं है वो डीके होगा। ठीक है। दिस ला implies the strengthening of stimulus responses connection with practice and their weakening. When practice is not continued, the law is split into they are। ठीक है। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मतलब ये कि जब एक्सरसाइज होगी, रिपीटिशन होगी, चीजें याद रहेगी। ठीक है। द लास्ट स्टेटेड दैट व्हेन अ मॉडिफिएबल कनेक्शन इज मेड बिटवीन अ सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स, दैट कनेक्शन strength is other thing being equal increased, the means that SR connection is strengthened by practice। यहाँ पर ला आप यूज का मतलब है प्रैक्टिस। ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करते हो, यूज करते हो नॉलेज को, वो डीके नहीं होता, वो खराब नहीं होता। जब आप यूज नहीं करते, the law of disuse। The last stated that when a modifiable connection is not made between a situation and response during a length of time, that connection's strength is decreased. This means any act that is not practiced for some time gradually decays। ठीक है। नॉलेज डिके होता है। नॉलेज के डिके होने के भी कुछ टाइप्स है, 4 टाइप्स है। इसको हम इंशाल्लाह मेमोरी में पढ़ेंगे इसी ही चैप्टर के अंदर। ठीक है, कि इसके कौन से टाइप है। अच्छा, जो नॉलेज यूज नहीं होगा, द लॉ ऑफ डिसयूज का मतलब यही है, तो ऑटोमेटिकली जाया हो जाएगा, डिके हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसका मतलब यही है। ठीक है। अच्छा, इसकी क्लासरूम एप्लीकेशन क्या है। मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट टू यूज एंड रिपीट द नॉलेज दे गेट इन द क्लास। स्टूडेंट से एक्टिविटीज करनी चाहिए, उनको रिपीटिशन जरूर करनी चाहिए, जो आप पढ़ते हो उसको मौका दो कि वो रिपीट करे। To maintain the connections for longer period, review of the learned material as necessary। रिव्यू बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आगे दौड़ो पीछे छोड़ो वाला किस्सा नहीं होना चाहिए कि जो आपने पढ़ाया चले गए और फिर पीछे देखा ही नहीं। आपने 1 × 3 पढ़ाया, फिर 2 × 3 पढ़ाया, कल आके अगेन वहां से स्टार्ट लिया, फिर
बरसों आके फिर भी आपने वहां से स्टार्ट लिया। तो मीन कि आप क्या कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो। टू मेंटेन द कनेक्शन फॉर लॉन्गर पीरियड रिव्यू द लर्न मटेरियल एज नेसेसरी। ड्रिल, जिस तरह मैंने कहा, ये ड्रिल आया हुआ भी है पेपर में, ऑब्जेक्टिव में, कि ड्रिल में हम क्या करते हैं, तो इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं। ड्रिल स्ट्रेंथन द बॉन्डेज बिटवीन एसआर ड्रिल इन एलिमेंट्री क्लास, ड्रिल प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो जो ड्रिल मेथड है उसी के जरिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर प्रैक्टिस ही करते हैं। ठीक है, दिस समथिंग ड्रिल। अच्छा, लाभ इफेक्ट, अगर आपको consequences अच्छे मिल रहे हैं तो आपका जी चाहता है कि वो चीज़ करे। consequences अच्छे नहीं मिल रहे तो आपका दिल जो है उससे मतलब बोर हो जाता है और आप फिर उसी चीज़ को एक्सरसाइज करने की कोशिश नहीं करते। दिस इज समथिंग लॉ ऑफ इफेक्ट। द लास्ट stated that when a modifiable connection between stimulus and response is made and is accompanied by satisfying state of appear, that connection strength is increased. When it is accompanied by an annoying state of appear, its strength is decreased. ठीक है, जब consequences अच्छे होंगे तो उसकी जो है वो लर्निंग हमारे लिए फिर इफेक्टिव होगी और हम कोशिश करेंगे कि उसको सीखें। अगर इफेक्टिव नहीं होगी तो हम कोशिश करेंगे कि उसको मतलब अवॉइड करें। अच्छा, मेरी आवाज़ पहुंच रही है खिजरान भाई? जी आ रही है मिस्टर भाई। ओके जी, ओके। अच्छा, learning can be said to have taken place properly when its result is satisfaction and the learner derive pleasure from it। अगर स्टूडेंट को खुशी महसूस हो रही है, वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो मीन कि जो लर्निंग है वो आपकी इफेक्टिव है और वो स्टूडेंट कोशिश करेंगे कि उसको याद करें। ठीक है। अच्छा, क्लासरूम एप्लीकेशन क्या है? द क्लासरूम एक्सपीरियंसेस शुड बी सेटिस्फैक्टरी एंड प्लेजेंट। School experiences and activities must be arranged in such a way the learner must have some degree of confidence and success in their work। स्टूडेंट कॉन्फिडेंट हो, उसको मजा आए। स्कूल एक्टिविटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंग डिफिकल्टी ऑर्डर इंडक्टिवली। इंक्रीजिंग डिफिकल्टी ऑर्डर का मतलब है इंडक्टिवली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। मटेरियल शुड बी प्रोवाइडेड इन वेरिड वेज सो दैट नॉवेलिटी मे बी मेंटेन्ड। जो नॉवेलिटी या नई चीज़ें है, जो क्रिएटिविटी जो होगी, नॉवेलिटी का मतलब यह है क्रिएटिविटी। मैंने आप लोगों को क्रिएटिविटी की डिफिनीशन बताई भी थी कि द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ नोवेल आइडेंटिटी या नोवेलिटी इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। ठीक है, तो नॉवेलिटी आएगी स्टूडेंट के अंदर। ये तीनों लॉज है। लॉ ऑफ इफेक्ट के साथ इमोशनल रिएक्शन ऑफ द लर्नर होगा, पॉजिटिव आउटकम होगा, रिपीट बिहेवियर। अगर पॉजिटिव आउटकम हो तो जो बिहेवियर होंगे वो रिपीट होंगे। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या होगा? एनकरेज रिपीटेशन टू एक्वायर स्किल, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। लॉ ऑफ रेडीनेस में फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ द लर्नर आता है। कोल्ड रूम, नेगेटिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये चीजें हमारे पास आते हैं। अच्छा, सबॉर्डिनेट लॉज या सेकेंडरी लॉज में हमारे पास जो है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि डिफरेंट सिचुएशन को आप डिफरेंटली टेकल करते हो, एक्सेस करते हो, दिस मल्टीपल रिस्पॉन्स। या एक सिचुएशन है, उसको आपने एक तरीके से रिस्पॉन्स किया, वो हल नहीं हुआ, दूसरे तरीके से रिस्पॉन्स किया, हल नहीं हुआ, तीसरे तरीके से कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो हल हो जाएगा। दिस इज समथिंग लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। द लॉ एम्प्लाइज दैट कॉन्फ्रंट, द लॉ डिस्क्राइब दैट। अच्छा जी, अच्छा, आवाज पहुंच रही है खिजरान भाई? जी आ रही है। अच्छा, मल्टीपल रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि एक ही चीज को हम बार बार मुख्तलिफ वे से जब हम एक्सेस करते हैं तो एक सोल्यूशन निकल जाती है। दिस समथिंग मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। या डिफरेंट सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से जब हम रिस्पॉन्स करते हैं, दिस समथिंग मल्टीपल रिस्पॉन्स। द लॉ implies that confronted with a new learning situation, the learner respond in a variety of ways before arriving at the correct response। ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ एटीट्यूड का मतलब ये है, दूसरी जगह पे लिखा है लॉ ऑफ सिट एटीट्यूड, यहाँ पर लिखा है लॉ ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड और बिहेवियर के दरमियान डिफरेंस का पूछा गया है। एटीट्यूड मीन व्हेन यू आर फीलिंग एंड देन एक्टिंग, मतलब आपकी जो इमोशनल अटैचमेंट आपकी बिहेवियर के साथ लग जाते हैं, दिस समथिंग एटीट्यूड। एटीट्यूड इज एनी एक्शन, सॉरी, बिहेवियर इज एनी एक्शन। बिहेवियर कोई भी एक्शन हो सकता है, लेकिन एटीट्यूड के साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट, जो आपकी फीलिंग होती है, देन आपका एक्शन होता है, दिस समथिंग एटीट्यूड। द लर्नर परफॉर्म्स द टास्क वेल इफ ही हैज हिज एटीट्यूड सिट इन द टास्क। तो यहाँ पर ला अब सिट एटीट्यूड हमने जो है यहाँ पर, अगर आप लोग इसको याद करो कि ला अब सिट एटीट्यूड, कि जब आपका एटीट्यूड सिट हो कि मैंने ये काम करना है, देन आप कामयाबी से उसको सर अंजाम दे सकते हो। ला आप
प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट। प्रीपोटेंसी मीन के फॉर एग्जांपल किसी भी ये जो प्रोपेनेंट एलिमेंट्स है, प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट का मतलब है कि जो एलिमेंट है वो उसको क्या करेंगे, इसका लफ्ज़ी मतलब तो मेरे ख्याल में मेरे जहन से निकल गया। द लर्नर यूजेस हिज इनसाइट। अच्छा, इनसाइट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कोहलर के एक्सपेरिमेंट में। वहाँ पर कोहलर ने गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने की थी, तो उसको हम वहाँ पर पढ़ेंगे। द लर्नर यूजेस हिज इनसाइट सेलेक्ट द प्रोपोनेंट एलिमेंट इन अ सिचुएशन एंड बेस्ट। अच्छा, प्रोपोनेंट का मतलब है हम आहंग, ठीक है। तो प्रोपोटेंसी ऑफ एलिमेंट मीन हम आहंगी, ऐसी चीज है जो हम आहंग हो, मतलब सेम टाइप के हो। उसी एलिमेंट को जब हम किसी सिचुएशन के अंदर पुट करते हैं तो वही चीज़ें हमें ज़्यादातर जो है याद रहती है। फॉर एग्जांपल जो मतलब रिलेटेड चीज़ें होती है, जब रिलेटेड चीज़ों को हम एक ही उसमें रखते हैं और उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो दिस समथिंग प्रोपोटेंसी, ठीक है। द लर्नर यूजेस हिज इंसाइट, select the proponent element in a situation and based his responses upon these elements, ठीक है। सच ये ला तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो फर्स्ट टाइम मेरी नज़र में आ रही है, प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अच्छा जी, ला ऑफ रिस्पॉन्स बाय इनोलॉजी। इनोलॉजी का मतलब ये है कि सेम सिचुएशन पहले अगर किसी सिचुएशन के साथ किसी का वासिता पड़ा है और अगेन उसके साथ वासिता पड़े तो उसके लिए इजी होता है। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने प्रैक्टिस की है प्लस माइनस करने का, तो वही बच्चा अगेन जब प्लस माइनस करेगा तो उसके लिए इजी होगा, क्योंकि वो जो दो सिचुएशन है वो सेम है। इनोलॉजी का मतलब यही है। या एक एनालिटिकल क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर रहा है, उस पर उन्होंने प्रैक्टिस किया है और अगेन वही एनालिटिकल क्वेश्चन दोबारा आता है, तो बीन के जो दो सिचुएशन है एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। दिस इज समथिंग एनोलॉजी। द लर्नर रिस्पॉन्ड टू अ न्यू लर्निंग सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स मेड बाय हिम इन सिमिलर सिचुएशन इन द पास्ट, ठीक है। अच्छा, ला आप एसोसिएटिव शिफ्टिंग का मतलब यही है। अच्छा, एसोसिएटिव लर्निंग भी लर्निंग की एक टाइप है। एसोसिएटिव लर्निंग हम उसको कहते हैं कि जब हम किसी प्रीवियस एग्जाम्पल को ला के वो बेस बना के दूसरे चीज को हम स्टार्ट करें, दिस इज सम थिंग एसोसिएटिव शिफ्टिंग। फॉर एग्जांपल हम बच्चों को कहते हैं कि ये जो प्लांट है, प्लांट के कितने पार्ट्स है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं कि उसका एक स्टिम है, उसके ब्रांचेस है, फिर बच्चों को कहते हैं उसके और पार्ट क्या है, तो जाहिर बात है वो कहेंगे कि लीफ है और उसके अंदर जो फ्रूट भी होते हैं कुछ, जो प्लांट है उसके अंदर शाखों पे, ठीक है। फूल भी उस पे आते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो वो अटैच कर रहे हैं तो ये एसोसिएटिव शिफ्टिंग है। आपने क्या किया, एसोसिएट किया किसी चीज़ को दूसरे के साथ। दिस रेस्पॉन्स ऑफ द लर्नर शिफ्ट विद सिचुएशंस। This shifting is done in respect of the subject stimulus or some related associative stimulus। ये देखो रिलेटेड है, किसी रिलेटेड एग्जाम्पल को आप पुट करते हो, उसको बेस बनाते हुए दूसरे एग्जाम्पल को आप क्या करते हो, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो यही लास्ट है मेरे ख्याल में। आगे अच्छा, एजुकेशन इम्प्लीकेशन इसकी क्या है। थोंडाइक थ्योरी एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। ये देखो मोटिवेशन पे ही है ये सारी थ्योरी। द स्ट्रेस एट स्ट्रेस, the importance of mental readiness, meaningful practice, and incentives in learning process। ये भी easy है। The law of readiness implies that the teacher should prepare the mind of the student। मतलब ये readiness, स्टूडेंट पहले प्रिपेयर होने चाहिए, देन उसके बाद उसको नॉलेज हो देना चाहिए। मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज शुड बी गिवन टू द लर्नर। ये प्रैक्टिस की बात हो रही है, ठीक है। ला ऑफ एक्सरसाइज की बात हो रही है। रिव्यू ऑफ लर्निंग मटेरियल इन ऑर्डर टू मेंटेन लर्निंग कनेक्शन इन लॉन्गर पीरियड। ये मतलब फॉर एग्जांपल यूज जो है, ला ऑफ यूज है, जो कि अगर हम नॉलेज यूज करते हैं तो वो डिके नहीं होगा, तो इसलिए जो रिव्यू है वो होनी चाहिए। नॉलेज इन यूज रहेगा। जिस तरह हम मैथ्स पढ़ाते हैं तो उसमें फॉर एग्जांपल 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 जब हम जाते हैं तो आगे हमें चाहिए कि एक होल यूनिट का हम एक टेस्ट अरेंज करें। फिर उसके बाद जब हम जाते हैं तो फिर हाफ बुक का एक जो टेस्ट अरेंज करें। फिर उसके आगे जब हम जाते हैं पूरी बुक का एक टेस्ट जो है वो अरेंज करें कि सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हो और वो इस्तेमाल में हो, ठीक है। ला आप इफेक्ट गिव इंपॉर्टेंस टू मोटिवेशन एंड री। मोटिवेशन और री आएगी। लर्निंग बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, एसोसिएटिव और शिफ्टिंग की बात हो रही है कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उससे जो लर्निंग होती है, दिस इज समथिंग एसोसिएटिव शिफ्टिंग एंड इट्स द एंड ऑफ द लॉज ऑफ थॉर्नडाइक। क्वेश्चन, कोई अच्छा सा आर्गूमेंट, कोई अच्छा सा कमेंट, रात को इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा अगर कुछ मसरूफियात नहीं थे तो जो थ्योरी बाकी रह गई थी उसको हम कंप्लीट करेंगे जी।
ये क्लासिकल कंडीशनिंग में भी सर हमारे पास एस आर होता है, और जी जी थॉर्नडाइक में भी एस आर होता है। जी जी। तो ये तो दोनों एक ही चीजें हो गई ना। नहीं, यही यहाँ पर एसोसिएशन है, वहां पर एसोसिएशन नहीं है ना। वहां पर एक की वजह से दूसरा स्ट्रेंथन हो रहा है। पहले मैं वहां पे कंडीशनिंग है। बिल्कुल वहां पर ये देखो, हम इस तरह करते हैं कि न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ एक दूसरा स्टिमुलस अटैच करके रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पर दोनों की मिक्स बात हो रही है, एस और आर दोनों को मिला के ये चीजें जा रही है। अच्छा अच्छा, कंडीशन को कैसे डिफाइन करेंगे? कंडीशन मीन टाइंग, टाइंग दो चीजों को बांधना। टाइम। जी जी, दो चीजों को जब हम बांधते हैं ना, इसको हम कंडीशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, हमने न्यूट्रल स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस के साथ जब बांध दिया, दिस इज कंडीशन। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ, इजी है, सच इसमें इतनी वो नहीं है।